हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने एक अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट 2020-21 पे गाइडलाइंस क्या हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट बनना चाहिए, टोटल एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और उसका जो लिंक है या तो आई बटन में मिल जाएगा या इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाके अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट में उसको आप देख सकते हैं। तो उसको आप ज़रूर देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज हम जो बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्लास 12 अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि इस बार 2020 और 21 में एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। ओनली वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज़ देयर, तो ओनली वन प्रोजेक्ट बनाना है। ये स्पेसिफिक पे ही बात कर रहे हैं, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है इस प्रोजेक्ट में, ताकि आप इसको देख सकें और इसको देख के एज इट इज़ आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना सकें ऑन रेशियो एनालिसिस। तो ये रेशियो एनालिसिस पे है, हम इस पे प्रोजेक्ट की बात करेंगे। आप ध्यान से देखें, आपको मैंने और बताया था आप सेगमेंट पे भी बना सकते हैं, कंपैरेटिव पे भी बना सकते हैं, और कॉमन साइज पे भी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी। ठीक है, तो उसमें एक मैंने सैंपल के तौर पे पूरा इसमें एक नेचुरल जो चीज़ है, लाइव है, वो इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। आइए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये आपका है अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट ऑन रेशियो एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेन रेशियो जो है उस पर करेंगे, हमारा टॉपिक ये रहेगा। ये एक एक्नॉलेजमेंट है, ये बिल्कुल आप एज इट इज़ उतार सकते हैं। जहाँ आप अपने मैम या सर जो भी आपको पढ़ाते हैं अकाउंट्स में, जो आपके टीचर हैं, मेंटर हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। और ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे। आप इसको अपने हिसाब से देखकर लिख सकते हैं, बस आप जो भी टीचर का नाम है वो आप चेंज कर देंगे, टॉपिक इसमें यही रहेगा। फिर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की, जो एक टीचर अपने स्टूडेंट को देता है। तो ये भी यहाँ स्टूडेंट का नाम जो है चेंज हो जाएगा, क्लास जो भी आपके हिसाब से होगी ABC वो हो जाएगी, और सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ मैम का नाम या आपके सर का नाम जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है, इधर आपके मैम या मेंटर का नाम आएगा। तो ये आप लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मेन ये बात कर रहे हैं, इस एक इंडेक्स दिखाएंगे इसमें आप, जैसे इन्फॉर्मेशन टू बी इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोजेक्ट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारा का सारा आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाला है। सब्जेक्ट मैटर फॉर द प्रोजेक्ट, इन्फॉर्मेशन एंड डाटा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, कंप्यूटेशन, एनालिसिस एंड कमेंट। तो ये सारी की सारी बातें हम रेशो वाले जो प्रोजेक्ट है इसमें दिखाएंगे। देखिए आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल लिया गया, एंड रिटेल लिमिटेड कोई कंपनी है, इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोजेक्ट एंड डाटा। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये कंपनी है एंड रिटेल लिमिटेड। आप कोई और कंपनी नेट से भी उठा सकते हैं, अपनी किताब से भी ले सकते हैं। इसमें इस कंपनी की बैलेंस शीट और विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों दे रखे हैं। देखिए चलते हैं आगे। तो ये एक बैलेंस शीट दे रखी है जो न्यू फॉर्मेट से है। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 18 एंड 19, 3 ईयर्स की है। आप इसको 2 ईयर्स का भी ले सकते हैं, मैंने 3 ईयर्स के लिए, इससे ज़्यादा डाटा कंपेयर करने में आसानी होती है इसलिए। तो आप देखिए, ये आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ दे रखी है, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ है, और ये बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है तीनों का। तो ये सारा डाटा हमारे पास है। ठीक है, आप किसी भी बैलेंस शीट को ले सकते हैं। और ये इसका एसेट वाला पार्ट है, ये एसेट्स हो गई है, ये नॉन करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स, ये सारी दे रखी है। फिर यहाँ पर इसका टोटल दे रखा है। ठीक है, फिक्स एसेट में टेंजिबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट। तो 3 ईयर्स की दे रखी है तीनों की आपको। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर 31 मार्च 2017, 18 और 19। और ईयर जो है इसमें ऐसे दे रखे हैं आपको, पहले 2017 यहाँ दे रखा है, 18 यहाँ दे रखा है, और 19 यहाँ दे रखा है। यही जो सीक्वेंस थी वो बैलेंस शीट में थी। तो इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, लेकिन कंपनी में इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स, टोटल रेवेन्यू दे रखे हैं, एक्सपेंसेस जो ही हैं इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अदर एक्सपेंसेस, और नेट प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, यही आपका PBT हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, क्योंकि यहाँ टैक्स है नहीं, अगर होता तो पता लग जाता। तो ये सब चीज़ आपको मेंशन है। आगे चलते हैं, इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ते हैं। द कंपनीज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2016, सेकेंड वाले ईयर में कितनी थी, 35,000। तो ये कंपनी की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ दे रखा है वो टैक्स के लिए ही है प्रोविजन। और अदर करंट एसेट्स
प्राइजेज ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो कह रहा है अदर एसेट में ही प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं। और क्रेडिट आइटम्स आर नेट 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जो भी हम उधार खरीदते हैं बेचते हैं वो 60 डेज का टाइम उसमें होता है कलेक्शन में। और यहाँ क्या कह रहा है आगे, अब बात कर रहा है इसके सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या सब्जेक्ट मैटर जो प्रोजेक्ट का लिया गया है, द प्रोजेक्ट इज टू एनालाइज द फाइनेंशियल डाटा ऑफ द कंपनी यूजिंग टूल्स ऑफ एनालिसिस टू एक्सेस वेदर द कंपनीज बिजनेस इज ऑन द राइट पाथ एंड वेदर द कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट रखा गया है सब्जेक्ट मैटर वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का उद्देश्य ये है, ये एनालाइज करना है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डाटा, जो इस कंपनी है उसका फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करना है टूल्स ऑफ एनालिसिस मेन रेशियो में देखकर, ये एक्सेस करना कि वेदर द कंपनी बिजनेस इज ऑन द राइट पाथ, क्या कंपनी का बिजनेस राइट पाथ पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, एंड वेदर द कंपनी विल बी एबल टू मीट हिज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन प्राप्त कर पा रही है नहीं, ये इसका सब्जेक्ट मैटर लिया गया है। और इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, डाटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज सप्लाइड बाय द कंपनी, ये एक कंपनी के द्वारा सप्लाइड किया गया जो डाटा हमें चाहिए। इट हैविंग बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी रिलायबल, ठीक है, हम इसको रिलायबल मान सकते हैं। द डाटा प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इज प्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स नॉट रिपीटेड फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है जो डाटा प्रोवाइड किया गया कंपनी का ये बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में ही ले रहे हैं, प्रोड्यूस किया गया एंड इज नॉट रिपीटेड फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी, शॉर्टकट या उसके लिए नहीं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल टूल यूज्ड, इसमें एनालिटिकल टूल यूज जो लिया गया है एनालिसिस के लिए वो क्या लिया गया है, अकाउंटिंग रेशोज जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अकाउंटिंग रेशोज पे ही हमने लिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे हम, तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इसमें अकाउंटिंग रेशियो लिया गया इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स। इसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में क्या क्या आएगा वो ध्यान से देखिए। द कंपनी हैज रिक्वायर्ड, कंपनी में रिक्वायर्ड किया गया टू मेक असेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, कंपनी को ये देखना है कि जो कंपनी का डायरेक्शन ऑफ बिजनेस है इसमें जरूरी है कंपनी के लिए देखना हमारे लिए कि कंपनी की जो डायरेक्शन बिजनेस है सही है या नहीं है, जिसके लिए आई हैव कंप्यूटेड ये वाली रेशो निकाल रहे हैं या वी हैव कंप्यूटेड ये निकाली है हमने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न टू टोटल एसेट रेशो। द कंपनी हैज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक असेसमेंट वेदर इट विल बी एबल टू मीट इट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। जैसा कि बस अच्छे जानते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन निकालने के लिए हमें करंट रेशो, क्विक रेशो, डेप्ट कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ता है। हालांकि डेप्ट कलेक्शन पीरियड जो है वो लॉन्ग टर्म में आता है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि कितने टाइम हमारा डेप्ट कलेक्ट हो पा रहा है। तो ये हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरे कर पाएगी, इसके लिए हमें ये रेशो निकालने की जरूरत है। तो 6 रेशो में टोटल निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड एज फॉलोज, इसमें पहले से जो हमने प्लान कर रखा है और इसको इस तरह से एग्जीक्यूट किया देखिए गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं, ये कंप्यूट इसलिए कर रहे हैं टू एक्सेस वेदर द कंपनी इज एबल टू मैनेज इस इन्वेंट्री एफिशिएंटली। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी अपनी इन्वेंट्री जो स्टॉक है, इन्वेंट्री का एक दूसरा नाम होता है स्टॉक, वो ढंग से एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। नंबर सेकंड पे हम निकाल रहे हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, वो इसलिए कंप्यूट कर रहे हैं ताकि ये हम एक्सेस कर सकें, हम ये देख सकें द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। नंबर थर्ड जो रिटर्न ऑन टोटल एसेट निकाल रहे हैं हम ये इसलिए कंप्यूट कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं एक्सेस वेदर द कंपनी हैज़ यूज्ड इट्स फिक्स एसेट एफिशिएंटली, क्या अपनी कंपनी जो है ये वाली अपनी फिक्स एसेट्स का ढंग से यूज़ कर रही है नहीं कर रही है, इसके लिए हम रिटर्न ऑन टोटल एसेट निकाल रहे हैं। और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि करंट रेशो की रेशो निकाली जाती है ये देखने के लिए कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इस कंपनी की कैसी है, और यहाँ पर भी हम ये देखने के लिए निकाल रहे हैं। और डेप्ट कलेक्शन पीरियड हम इसलिए देख रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की जो डेप्ट एफिशिएंसी वो ठीक है नहीं है, या वो अपने जो डेप्ट है टाइम पे कलेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो इन सब के लिए हमें 6 रेशोज निकाल रहे हैं टोटल। देखिए कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, जैसे आप जानते हैं ये पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, लेकिन अब यहाँ ये ध्यान रखना जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले 17 को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, सेकंड ईयर को हम 18 को 2 सेकंड पे और 19 को थर्ड पे, जबकि क्वेश्चन में रिवर्स दे रखा था। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आप अच्छे से जानते हैं, फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये सारा डाटा आपको जो पीछे हमारी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L तो वहाँ से मिल जाएगा। तो ये 1.88 टाइम्स आया। ऐसे इस फॉर्मूले को हमने सीधा डाटा आपको डायरेक्ट अप्लाई, पीछे देख लेना, डायरेक्ट अप्लाई करके आपको बिल्कुल यही मिल जाएगा। तो ये रेशो पहले इतनी थी, 18 में 2.30 टाइम्स हो गई और 19 में 2.09 टाइम्स हो गई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ये 1 पॉइंट से बढ़ी और यहाँ थोड़ी सी कम हुई, माइनस में, थोड़ी प्लस में गई। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जिस भी फॉर्मूले में 100 आता है वहाँ हमेशा परसेंटेज आती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ये 45,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, ऐसे इसका ऐसे ही इसका। और जितनी भी टर्नओवर रेशोज है उनका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, आपको पता होगा अच्छे से, तो ये हमेशा हम टाइम्स लिख रहे हैं तीनों में। तो ये 2 रेशो कैलकुलेट हुई। अगली है रिटर्न टू टोटल एसेट्स रेशो। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मैं आपको बता रहा था, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट इनटू 100, जिसमें भी 100 आएगा परसेंटेज में आएगा। तो वो डायरेक्ट सारा फॉर्मूला आपको ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में मिल जाएगा और बैलेंस शीट से ही मिल जाएंगे डाटा। तो 4.14, 5.43 और 9.51 ये अच्छी जा रही है। पहले यहाँ से यहाँ तक ये प्लस हुई है, ध्यान से देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा इंक्रीज हुई है। तो इसका अंदर रिटर्न टू टोटल एसेट वाली अच्छी है, फिक्स एसेट में सही लगा रखा है। और ऐसी करंट रेशो का फॉर्मूला तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से सारे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। ये करंट एसेट बैलेंस शीट से करंट लायबिलिटी, ये 1.56 इंटू 1, फिर थोड़ा डाउन हो गई है, माइनस में जा रही है, फिर थोड़ा इंक्रीज हुई है, प्लस में जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से रेशोज आई हैं ये। फिर 2 रेशोज और निकालनी थी हमें। क्विक रेशो का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट या इसे लिक्विड एसेट भी कहते हैं, करंट लायबिलिटीज आ गई। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे दोनों, या करंट एसेट में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा देंगे तो आपका क्विक एसेट आ जाएगा। तो ये आया, इस ईयर का ये आया और इस ईयर का ये आया, इस तरह। ऐसे डेप्ट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस BR ये हो गए, अपॉन में एवरेज क्रेडिट सेल जो थी वो ये ले लेंगे हम, कुछ नहीं है तो नेट सेल की क्रेडिट सेल मानी जाएगी अगर नहीं दे रखी आपको कैश सेल, तो घटा देंगे, नहीं तो उसमें से आपका 76 डेज, ये 365 से मल्टीप्लाई करा है इसलिए डेज में आ रही है, ऐसे इसको करा है, ऐसे इसको करा है। तो ये आपकी 6 की 6 रेशो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम किस एनालिसिस कमेंट पे आ रहे हैं, ये जो सेगमेंट है, ये जो इसका पार्ट है, या ये जो रेशो एनालिसिस का एनालिसिस और कमेंटमेंट वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही सारा आता है कि आपने क्वेश्चन में एंड में किया गया, क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या एनालिसिस करा है आपने। तो पढ़ते हैं इसने क्या करा है, देखिए ध्यान से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हैज इंक्रीज फ्रॉम 1.88 टाइम इन 2017 टू 2.09 टाइम्स इन 2019। आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो थी, वो 1.88 से बढ़कर 2.09 टाइम्स हो गई 17 से 19 में, 2 साल में। इट इंडिकेट स्लो मूवमेंट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब आपका जो स्टॉक का मूवमेंट रहा वो स्लो रहा। It is possible that the company is carrying large stock of unsaleable item. It requires further investigation. तो वो कह रहे हैं यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हो सकता है कंपनी ने अपना ज़्यादा स्टॉक बेचा ना हो, ऐसी अनसेल में पड़ा हुआ हो, और इसमें अब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। नंबर 2 जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो थी वो कम हो गई, 38% 17 में थी 2017 में, और से 36% हो गई 18 में। नेक्स्ट ईयर में 2 जो परसेंट है लेस हुई है, एंड जबकि ये इंक्रीज हो गई उसके बाद फर्दर 43% 2019 थर्ड ईयर में। तो सेल्स हैव इंक्रीज इन ईच ईयर, बढ़ रही है। इन इट इंडिकेट्स दैट सेल्स वर मेड एट रिड्यूस सेलिंग प्राइस इन ईयर 2018। तो हो सकता है कि 18 में रिड्यूस सेलिंग प्राइस रखा हो इसलिए कम हो गई, अदरवाइज तो बढ़ी रही है, पहले 38 थी और फिर 43 हो गई। अल्टरनेटिवली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज इंक्रीज। तो दूसरा में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारा बढ़ गया। इन दी एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑफ दीज मैटर्स की, तो आई एम अनेबल टू पिन पॉइंट दी एग्जैक्ट रीजन ऑफ डिक्लाइन इन जीपी इन द 2018। वैसे तो इंक्रीज हो रही है, 38 से 43 हुई है, लेकिन इस ईयर में कम हुई है। तो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण हम नहीं बता सकते, या मैं नहीं बता सकता कि इसमें क्या पिन पॉइंट नहीं करा जा सकता कि एग्जैक्ट रीजन क्या है कि इस ईयर में क्यों डाउन हुई। और नंबर 3 पे कह रहा है रिटर्न ऑन टोटल एसेट रेशो इज फेवरेबल। ये फेवरेबल रही, हम देख रहे थे 4.14 17 में, 5.43 18 में और 9.51 19 में, हर ईयर में ये इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब 4 से 9 पॉइंट पर पहुंच गई है। इट शोज दैट द फिक्स एसेट्स आर यूटिलाइज एफिशिएंटली। इट मीन जो फिक्स एसेट है हम बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट अभी हम बात कर रहे हैं करंट रेशो और क्विक रेशो की, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि जैसे आप अच्छे से जानते हैं जो करंट रेशो होती है उसकी आइडियल रेशो होती है 2:1, और जो क्विक रेशो होती है उसकी आइडियल रेशो होती है 1:1। 2:1 का मतलब होता है करंट एसेट 2 करंट लायबिलिटी 1। तो एक करंट लायबिलिटी से एक करंट एसेट अगर हम पेमेंट कर दें तो एक करंट एसेट हमारे पे बचनी चाहिए, और यही आइडियल रेशो मानी जाती है। ऐसी क्विक रेशो में 1:1 होनी चाहिए। तो कह रहे हैं दीज रेशो आर बिलो द एक्सेप्टेड नॉर्म्स। 2:1 और 1:1 से भी नीचे है, क्योंकि कम आ रही है। आप पीछे देखना 1 पॉइंट समथिंग आ रही थी। द कंपनी हैज रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड दीज फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। उसका कारण बता रहा है कंपनी ने क्या करा, फंड रेज करने के लिए शेयर इशू करे, और वो जो पैसा शेयर से आया कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया फिक्स एसेट्स में इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग देम वर्किंग कैपिटल, क्योंकि शॉर्ट टर्म का था, वर्किंग कैपिटल लगना चाहिए था, जबकि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लगाने की बजाय से फिक्स एसेट में लगा दिया। द कंपनी मे नॉट बी इन पोजीशन टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन टाइम, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड रेशो आइडियल रेशो बराबर नहीं है, तो ये कंपनी अपनी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है शायद ना पूरे कर पाए, ये अपने छोटे मोटे लोन भी पे नहीं कर पाएगी, शॉर्ट टर्म वाले भी।
तो इस तरह से इसकी जो एनालिसिस और जो भी इसका कमेंट आया है वो बहुत मैटर करता है। ये बिब्लियोग्राफी है कि किस किस के हेल्प से आपने ये बनाया है। माई सब्जेक्ट टीचर, टेक्स्ट बुक्स, इंटरनेट, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। तो इसी के साथ ये वीडियो और ये जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिक ख़त्म होता है। तो एक बटन लाइक और शेयर का ज़रूर दबाएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, ये सारी वीडियो समय समय पर बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अकाउंट्स और बिजनेस पे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रखी हैं और 11th क्लास के स्टूडेंट्स से बना रखी हैं। और प्रोजेक्ट पे भी मैंने इससे पहले एक अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस और बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस पे वीडियो बनाई थी, और बिजनेस स्टडी पे भी मैंने 1-2 प्रोजेक्ट पे वीडियो बनाई हैं। बहुत जल्दी मैं 11th क्लास के प्रोजेक्ट पे भी गाइडलाइंस वाली वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का मेरे वीडियो और मेरे चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।